शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में संकलित 8वां अध्याय, जो कृष्णचंद्र अय्यर की रचना है जामुन का पेड़, उसका द्वितीय व्याख्यान देखेंगे। तो आए सब गए दिनों में हमने देखा था, अपने प्रथम व्याख्यान में हमने देखा था कि वहाँ के एक चपरासी को दया आ जाती है और वहाँ के पुलिसकर्मियों से जो लान में पेड़ गिरा हुआ है, उस पेड़ के इर्द गिर्द चारों तरफ पुलिस पहरेदार लगा दिए गए हैं ताकि कोई उसको टच ना करे, कोई उसको छू ना सके, कोई दूसरी हरकत आदि ना हो सके। तो उनसे एक चपरासी पूछ करके और उसको दया आ जाती है, मानवीयता उसकी जग जाती है। मानवीयता मीन्स होता है मानव का मानव के प्रति जो कर्तव्य होता है, तो उसकी मानवीयता जग जाती है और वो उसे कुछ खिलाने की सोचता है और एक पुलिसकर्मी वाला उसको इजाज़त दे भी देता है और वो जा कर के खिलाता है। खिलाने के दौरान वो उनकी यथावत स्थिति को बताता है कि आपकी फ़ाइल चल रही है, संभवतः हो सकता है कल तक आपका निर्णय आ जाए और आपको सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम के ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसी सरकार अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है। अब सरकारी तंत्र को दिखाता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो कृषि उद्यान विभाग है, वो क्या कहता है कि सेक्रेटरी जो है वो साहित्य प्रेमी होता है, कि साहित्य के प्रति, और कहता है कि बड़ा आश्चर्य है कि इस समय सरकार पेड़ बचाओ का अभियान चला रही है, पेड़ बचाओ स्कीम लॉन्च की हुई है और जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनके संरक्षण की बातें की जा रही है। और उस परिस्थिति में अगर इस तरह का फलदार वृक्ष काटने की इजाज़त दी जाती है तो हमारा विभाग इसको कदापि एक्सेप्ट नहीं करेगा, कदापि स्वीकार नहीं करेगा, इसकी इजाज़त वो कभी हमको नहीं देगा। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल लिया जाए। उस पर एक शरारती व्यक्ति ने कहा कि अगर पेड़ नहीं काटना संभव है तो आदमी को ही 2 टुकड़े में करके निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। उन्होंने उसको सुझाव देते हुए कहा, उसके शरीर को स्पर्श करते हुए कहा कि अगर इस स्थान पर रख करके काटा जाए तो पेड़ के बीचों बीच से आदमी के दोनों सिरा को, अर्थात पैर के हिस्से को दूसरे साइड में और सर के हिस्से को दूसरे साइड में किया जा सकता है और बाहर निकाला जा सकता है, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। जो आदमी दबा हुआ था उसने दुख व्यक्त करते हुए और उनकी बातों पर नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। तो वो एक क्लर्क कहता है कि हाँ भाई, ये भी आदमी जो दबा हुआ है वह भी सही कह रहा है। तो आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। कहते हैं कि जो काटने वाली युक्ति थी उसका उन्होंने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नत कर चुकी है। जो आदमी काटने की बात करता था वो उनके इस तर्क को विरोध करता है और कहता है कि आज के परिवेश में विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, आदमी दिन प्रतिदिन उन्नत कर रहा है और प्लास्टिक सर्जरी अपने चरमोत्कर्ष पर है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है।
वह कहते हैं मुझे जहाँ तक आभास है कि अगर इसको निकाल लिया जाता है इस तरीके से तो इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अब वो फाइल वहाँ से फिर इम्पोर्टेंट लगा करके कि अति आवश्यक है ऐसी सिग्नेचर मुहरे उस पर लगा करके और फिर वो जो था मेडिकल डिपार्टमेंट अर्थात जो चिकित्सालय है वहाँ पे भेज दिया गया। तो जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पे भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। और मेडिकल विभाग चूँकि इस प्रकरणों को बड़ी गंभीरता से लेता है और स्वास्थ्य विभाग की जो सबसे कर्मठ और बहुत ही उच्च और बहुत ही अनुभवी वर्ग के कर्मचारी को वह वहाँ के लिए भेज देता है। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़े की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। और उन्होंने देखिएगा और कितने गौर करने वाली बात है कि अपना सरकारी तंत्र कितना मजबूर है कि वो आदमी दबा हुआ है, दर्द से करा रहा है, पीड़ित है और दुख की उसकी कोई सीमा नहीं है और उस पर फाइलों पे फाइल अपनी प्रक्रिया बढ़ाती चलती चली जा रही है। और जो उसके योग्य व्यक्ति हैं वो आते हैं तो दबे हुए आदमी को ही टोक टटोल करके अपनी प्रतिक्रिया दे लेते हैं, अपनी प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त कर लेते हैं। और इन्होंने भी ऐसा ही कह करके आगे की तरफ बढ़ लिए। ऑपरेशन सफल भी होगा लेकिन आदमी मर जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इस पे ऑपरेशन सफल हो सकता है लेकिन आदमी मर जाएगा, इसकी ज़िंदा रहने की कोई गारंटी नहीं होगी। तो भला ऐसे चीज़ों में ऐसा ऑपरेशन करके ही क्या लाभ, इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया। वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने इस फैसले को अस्वीकार कर दिया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब आपका मामला ऊपर चला गया है। और रात को जो लान का माली था जो वहाँ के रख रखाव चीज़ों को देखता सुनता था वो उस व्यक्ति को खिचड़ी खिला रहा था और खिलाते हुए उसने बताया कि देखिए अब आपका मामला तूल पकड़ लिया है और ऊपर तक चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी। वह कहते हैं कि हमने सुना है सचिवालय के जितने कर्मचारी हैं उन समस्त कर्मचारियों की कल मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आ भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? और माली उसके इस प्रतिक्रिया पर बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और क्या आपको इन पंक्तियों से उसको लगता है कि क्या आप शायर हैं? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। और मीटिंग से पहले ही एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे सीक्वेंस से ऊपर तक के जितने कर्मचारी थे सबके पास तक मैसेज चला गया और सबको ये बात पता चल गई कि जो आदमी दबा है वो शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। फिर जो लोग सुनते थे कि एक शायर दबा हुआ है तो लोगों का जो झुंड था वो उस व्यक्ति को देखने के लिए आगे की तरफ आ जाता था। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। और जितने साहित्यिक प्रेमी व्यक्ति थे, जितने कवि प्रवृत्ति के प्रेमी थे, वो सब लोग उसको देखने के लिए कि हमारी कौम का है, हमारे वर्ग का है, हमारी जात का है, और उससे अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए और अपने विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देने के लिए, उसको यथावत स्थिति में देखने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। सेक्रेटरिएट का लान भांत भांत के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण हो गया।
कहता है कि छोटे बड़े स्थानों के ढेर सारे कवि आ गए और पूरा सेक्रेटेरिएट का लान जो था वो कवियों से खचाखच भर गया। और भरने के बाद वहाँ का संपूर्ण जो माहौल था वह हास्य में ऐसे परिवर्तित हो गया जैसे एकदम कवि का माहौल क्रिएट हो गया था और कवि सम्मेलन सा वातावरण चारों तरफ उत्पन्न हो गया था। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। कहते हैं कि कई सारे लोग उसको अपनी अपनी प्रतिक्रिया देकर के अपनी रचना से अवगत कराने लगे और अपनी अपनी रचना को दिखाने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, कहते हैं जब उनको ये पता चला कि जो आदमी दबा हुआ है वह एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है और न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से, अर्थात जो सांस्कृतिक विभाग होता है उससे इसका संबंध है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये आपका मामला है, अर्थात सांस्कृतिक गतिविधियां जहाँ से होती है, सांस्कृतिक संगोष्ठियाँ जहाँ से होती है, सांस्कृतिक विभाग का मामला है और वो आकर के देखें और जल्द से जल्द इनको यहाँ से मुक्ति दिलाएँ। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटेरिएट के पास पहुंची। साहित्य अकादमी भाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान देने वाली एक संस्थान है और भाषा के क्षेत्र में नित्य नया नया करने के लिए वो प्रयासरत रहती है। तो उसके जो सेक्रेटरी अर्थात जो सचिव थे उनके पास ये गई। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुँचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। और जो सेक्रेटेरिएट था वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और जा कर के जो दबा हुआ आदमी था वो उससे सचिवालय में उससे इंटरव्यू लेने लगा कि क्या तुम कवि हो। उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? वह कहता है ओश। ओश सेक्रेटेरिएट जोर से चीखा। क्या तुम वही ओश हो जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुए हैं? तब सेक्रेटेरिएट बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या तुम वही ओश हो जिसके अभी अभी गद्य संग्रह ओश के फूल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटेरिएट ने पूछा। क्या उन्होंने पूछा कि क्या तुम जो हिंदी साहित्य अकादमी है उसके सदस्य हो? तो सेक्रेटेरिएट ने उनसे ये प्रश्न किया दबे हुए आदमी से। तो आश्चर्य है, सेक्रेटेरिएट जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि ओश के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। वह कहते हैं आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा व्यक्ति है, ओश के फूल का लेखक है और ये हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई। हमसे कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। वो कहते हैं कि इतना बड़ा कवि और किस तरीके से ऐसी गुमनामी में दबा पड़ा हुआ है, भला ये कैसे हो सकता है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। आदमी अपने दर्द से कराता, तड़पता, पीड़ित होकर करके फिर जैसे तैसे आवाज़ निकाल पाता है कि मैं दर्द से बहुत पीड़ित हूँ और मुझे यहाँ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटेरिएट फ़ौरन बोला और फ़ौरन उसे अपने विभाग में रिपोर्ट की। सेक्रेटेरिएट तुरंत उसे आदेश दिया और अपने विभाग को तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरे दिन सेक्रेटेरिएट भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी में अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। और वह कहते हैं कि हमारी जो साहित्य अकादमी है तुम्हें अपने मुख्य शाखा का एक सदस्य मनोनीत किया है और ये रहा तुम्हारा प्रमाण पत्र, अर्थात जो तुम्हारा जो चुनाव पत्र है उसको लो। अब मिठाई खिलाओ, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करा कर कहा। लेकिन दर्द से पीड़ित जो व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ था उसने फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमको सबसे पहले यहाँ से, जहाँ मैं दबा हुआ हूँ, यहाँ से तो निकालिए। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आँखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है।
और जैसे सांस आवाज़ के कंपन से या उसके सांस लेने के गति से ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत मुश्किल से उसकी सांसें आ रही है, और चेहरे की भाव भंगिमा बता रही थी कि बहुत अथाह दर्दनीय दुख को वो सह रहा है, पीड़ा को सह रहा है जो असहनीय है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते हैं वो हमने कर दिया। देखो, जो इतना हमारे बस में था उतना हमने कर दिया। तुमको रही बात यहाँ से निकालने की, तो वो हम नहीं कर सकते, हमारे बस में जितना था उतना हमने तुमको कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। वह कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, तुम मर जाओ, तुम्हारी डेथ हो जाए, तो मैं तुम्हारी पत्नी को वजीफ़ा साहित्य संस्थान से दिलवा सकता हूँ। तुम अगर एक दरख्वास्त हमको दे दो तो। मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुक रुक कर बोला, मुझे ज़िंदा रखो। कभी कहता है कि अभी मैं जीवित हूँ और मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, आप मुझको किसी तरह यहाँ से बाहर निकालिए। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। वो आदमी हाथ जोड़ करके बोला कि क्षमा चाहते हैं, हमारा जो विभाग है वो कलम दवात अर्थात लेखनी से संबंधित है, और जो कुल्हाड़ी का आरी का काम करते हैं उससे हमारा नहीं संबंध है। उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट अर्थात जो वन विभाग है, जो पेड़ की देख रेख करता है, संपूर्ण पेड़ों की जांच उन्हीं के ऊपर होती है। मैंने उनको एक इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर के साथ भेज दिया है और वो वही देख सकते हैं। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। शाम को माली आकर के एक खुशखबरी सुनाता है कि कल फॉरेस्ट विभाग से टीम आने वाली है और बहुत जल्द ही तुम स्वस्थ हो जाओगे, निकाल लिए जाओगे कल। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था और माली इस बात को लेकर के उत्साहित था कि कल ये आदमी बच जाएगा। लेकिन एक एक घड़ियाँ, एक एक जो समय था, एक एक मिनट जो था उस आदमी के लिए जो दबा हुआ था वो बड़ा कीमती था और धीरे धीरे वो उसके प्राण निकलते जा रहे थे, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उसके पेड़ काटने से रोक दिया गया। और कहते हैं दूसरे दिन जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी अपनी हथियारों के साथ, आरी कुल्हाड़ी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पहुंचे, तैसे उनको रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कहते हैं ऐसा हुआ कि जो विदेशी मंत्रालय है वहाँ से हमको सूचना मिली हुई है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी के लान में लगवाया था। जो कहते हैं कि आज के 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री जो थे वो यहाँ सेक्रेटरीट के लान में लगवाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार हमसे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। वह कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हमको ज़्यादातर उम्मीद है कि हमारा उस देश से जो संबंध है वो खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया। एक क्लर्क तेज आवाज़ करके बोलता है कि यहाँ एक आदमी की जान की चिंता है, दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उसकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? और अपने अपने तर्क दलीलें प्रस्तुत की जाती है। लोगों के अपने अपने मत होते हैं और अपने अपने मत से विभिन्न तरह के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। वह कहते हैं कि अगर इसके बलिदान से इन दोनों देशों के संबंध बहुत प्रगाढ़ता होती है तो मैं तो कहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं, कवि को मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। वह कहे कि अपने जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वह विदेश दौरे पर थे और आज शाम को वापस आ रहे हैं
और उनके सामने विदेश मंत्रालय इस फाइल को पेश करेगा और वो जो आदेश देंगे वो सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। कहते हैं कि स्वयं सुप्रिटेंडेंट साहब शाम को 5 बजे फाइल लेकर उनके पास आते हैं और सुनते हो आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। और उन्होंने कहा कि देखो कितनी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री हैं अर्थात जो पीएम साहब हमारे हैं उन्होंने इसको काटने की अनुमति दे दी है और संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां अर्थात इन दो देशों में क्या होने वाला है इसके कटने के बाद, हमारे संबंध कैसे होंगे, किस रूप में होंगे, बिगड़ेंगे या बनेंगे या वो सरकार नाराज होगी, आदि आदि की संपूर्ण बातें जो है वो प्रधानमंत्री अपने ऊपर ले लिए हैं। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हुई। और उसको कहते हैं कि देखो आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो चुकी है। मगर कवि का हाथ ठंडा था, लेकिन तब तक कवि जिंदा नहीं था। दुख की बात है अपने सरकारी तंत्रों पर, अपनी व्यवस्थाओं पर कि इनके पूर्ण होते और इनके निर्णय आते और इनकी इस खुशी के पहल को वो कभी न देख सका, न सुन सका, तब तक उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। आँखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। उसने जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। साथ साथ अपने इन समस्त गतिविधियों की फाइल पूर्ण होने के साथ साथ कभी अपने जीवन की फाइल भी पूर्ण कर चुका था। ऐसा हमारी सरकारी तंत्र है कि व्यक्ति जब कोई ऐसे न्याय की आस के लिए बैठा होता है तो उसका संपूर्ण जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे न्याय नहीं मिल पाता है और जीवन पर्यंत कहीं न कहीं वो उसके बच्चे को भी उससे प्रभावित होना पड़ता है। उससे भी पीढ़ी दर पीढ़ी का ये ऐसा रिश्ता हो जाता है। इसलिए कभी अपने इस व्यंग के माध्यम से, अपने इस रचना के माध्यम से लेखक आपको जागरूक करना चाहता है, अपने देश के समस्त लोगों को जागरूक करना चाहता है। यहाँ के प्रभुता संपन्न और राजनीतिक प्रतिष्ठा को प्राप्त व्यक्तियों के प्रति व्यंग करता है कि अपनी इस कार्य शैली में उनको कुछ न कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। आपको ये संकेत देता है कि कल को आप उस पद पे जाते हैं, आप अपने भारतवर्ष के कोने कोने में जितने उच्च पदों पर जाएंगे, उन उच्च पदों पे आप किसी न किसी विभाग से संबंधित होंगे, तो आपके बस में जितना हो, आपके जितनी चीज़ें हों, उनको आप सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का कार्य करें, अब भी ढर्रे पर काम लाने का कार्य करें, तो यथावत सब कुछ बदल सकता है। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय न्यायिक व्यवस्था पूर्ण रूप से संचालित हो सकती है और सबको न्याय मिल सकता है अगर इसमें परिवर्तन किया जाए तो। यही इस चैप्टर में बताया जाता है। कहीं से आपको कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक पूछिएगा। धन्यवाद।